हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका पीआर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो आने वाली 29 मार्च को एग्ज़ाम है। उसके लिए आपके जो पेपर लेकर आया हूँ बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है और इनमें से ही सवाल आएंगे, क्योंकि जो आज मैं पेपर लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छा पेपर है और मैंने पूरा सुबह से तैयारी कर रहा था और किताब को पढ़ रहा था। उनमें से ढूंढ के जो अच्छे से सवाल थे वही मैंने पेपर में लिए और ऐसे ही पेपर लिए जो आपके परीक्षा में सवाल आए और आप अच्छे से उसका प्रश्न का उत्तर दे सके। और मैंने सरल विधि से उसका उत्तर भी लिखा है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत देखें। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें। चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारन हेस्टिंग। कौन था? वारन हेस्टिंग। प्रिय विद्यार्थियों, आज ये वीडियो लेकर आया हूँ, आप पूरा अंत तक देखना और आपकी पूरे 12 महीने की तैयारी इस वीडियो से हो जाएगी और पूरे के पूरे सवाल आएंगे। और आप पूरा वीडियो ध्यान से देखना और समझना और 29 तारीख को आप अच्छा पेपर देकर आओगे, ये मेरा वादा है। वर्ली विद्रोह कहाँ हुआ था? मध्य भारत में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, इनमें से कोई नहीं। तो महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, राजा राम मोहन राय ने, पंडित रमाबाई ने। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। प्राकृतिक संसाधनों में सम्मिलित है जल, मृदा, खनिज, उपयोग सभी। प्राकृतिक संसाधनों में जल भी आता है, मृदा भी आती है, खनिज भी आता है, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं? यानी कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं? मंगल ग्रह को, पृथ्वी को, शनि को, बृहस्पति को। तो पृथ्वी है, उसको जल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जल है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जवायु ऊर्जा, उपयोग सभी। तो ये तीन है, वो गैर परंपरागत स्रोत है, इसमें हो जाएगा द उपयुक्त सभी। भारत में कितनी स्तरीय शासन व्यवस्था है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, बहुस्तरीय। तो भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। कितनी शासन व्यवस्था है? त्रिस्तरीय। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में या पटियाला में? तो अमृतसर में। असही है। संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है? अनुच्छेद 21 में। कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 21 में। आदिवासियों की अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, आदिवासियों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश? तो सबसे ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या है छत्तीसगढ़ में। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइबर करें, क्योंकि मैं हमेशा देखो आपके लिए अच्छा सा वीडियो लेकर आता हूँ, अच्छा पेपर बनाता हूँ, पूरी मेहनत करता हूँ आपके लिए। पूरे दिन मेहनत करने के बाद एक वीडियो बनता है, तो हम इतनी मेहनत करते हैं, आपसे कुछ मांग तो नहीं रहे, ओनली फॉर आपका प्यार, सब्सक्राइबर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइबर करें और लाइक करें, और आपको ये अच्छा वीडियो लगे तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला सवाल है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियाँ थी? राजस्थान में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6 थी। कितनी थी? 6। किस राजपूत राज्य के विद्रोह के कारण सिरोही से अंग्रेजों की तत्काल संधि नहीं हो सकी? किस राजपूत शासक के विद्रोह के कारण सिरोही से अंग्रेजों की तत्काल संधि नहीं हो सकी? वह था मेवाड़ राज्य, मारवाड़ राज्य, कोटा राज्य या जयपुर राज्य? तो वो तो मारवाड़ राज्य। कौन सा राज्य था? मारवाड़ राज्य। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में? सबसे कम लिंगानुपात कोटा, धौलपुर, जोधपुर, अलवर। सबसे कम लिंगानुपात है वो धौलपुर में। कहाँ पर है? धौलपुर में। अगला सवाल है,
आयुष्मान भारत का संबंध किस क्षेत्र से? आयुष्मान भारत का संबंध किस संबंध से? शिक्षा से, महिला से, स्वास्थ्य से या कृषि से? तो वह स्वास्थ्य संबंधी से। किसे? स्वास्थ्य संबंधी से। अगला सवाल है, ग्राम पंचायत का मुखिया कहलाता है। जो ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? प्रधान, सरपंच, जिला प्रमुख या पंचायत सचिव? तो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच। अगला सवाल है, निम्नलिखित सही विकल्प सुनकर रिक्त स्थान में पूर्ति करिए। यानी जो सही दो विकल्प दिए उनमें से आपको सही लगे उसको खाली जगह में यहाँ भरना है। झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को कहा जाता है। जो झूम खेती होती है उसमें बीज बोने के तरीकों को क्या कहा जाता है? चितराना। क्या कहा जाता है? चितराना। हैदर अली और टीपू सुल्तान खालजिगा के शासक थे? मैसूर के। कहाँ के थे? मैसूर के। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को खालजिगा कहा जाता है? धर्मनिरपेक्षता। क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्षता। वर्ष खालजिगा से घरेलू हिस्सा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ, यानी 2006 से। कब से हुआ? 2006। यहाँ आ जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में पक्के मकान उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य खालजिगा योजना था प्रधानमंत्री आवास योजना। क्या अभी चल रहा है? प्रधानमंत्री आवास योजना। कुंभलगढ़ के दुर्ग में कटारगढ़ में का जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में किसका जन्म हुआ था? तो यहाँ आएगा महाराणा प्रताप। क्या आएगा? महाराणा प्रताप। वायु तथा जल के द्वारा ऊपरी मृदा का संरक्षण होता है, उसे कहा जाता है अपर्दन। क्या कहा जाता है? यह आएगा अपर्दन। कोयले से प्राप्त विद्युत को खालजिगा ऊर्जा कहा जाता है तापीय ऊर्जा। क्या कहा जाता है? तापीय ऊर्जा। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब है तीसरा सवाल, निम्नलिखित वाक्यों को सही पढ़कर सही का निशान और गलत है उसके ऊपर गलत का निशान लगाइए। नील की कटाई के बाद धान की खेती की जा सकती है? तो यह आएगा नहीं। आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने विधवा विवाह का समर्थन किया था? हाँ। भारत के प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है? हाँ, ये भी सही है। हमारा देश 26 जनवरी 1950 को आज़ाद हुआ था? नहीं, ये गलत है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। आरोपियों के दोषी पाए जाने पर न्यायाधीश उसे सजा सुनाते हैं? हाँ, सही है। आदिवासी एक जनजातीय धर्म होता है? नहीं। राजस्थान में 18 क्रांति का शुभारंभ 28 मई को हुआ था? हाँ, सही है। अगला सवाल है, स्वतः स्तंभ अ को स्तंभ ब से सम्मिलित कीजिए। आपको आपस में मिलाना है। जैसे पहले से हमने मिला रखा है, आर्य समाज प्रार्थना समाज की स्थापना की थी तो 1867 में हुई थी। कब? 1867 में। विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है चिली। क्या? कौन सा देश है? चिली। सोरासोरी कांड हुआ था 1922 में। कब हुआ था? 1922 में। चट्टान बांध है मर्द अपने को रोकना। चट्टान बांध होते मर्द अपने को रोकती है। अबानेरी चांद बावड़ी कहाँ है? दौसा में। कहाँ है? दौसा में। अगला सवाल है, इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को अंग्रेजों को भिन्न रूप से कितने कालखंडों में बांटा है? इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को अंग्रेजों से भिन्न रूप से कितने कालखंडों में बांटा? 3 कालखंडों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3। उत्तर है 3 खंडों में, प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। छठा सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ये हर बार मेरे पेपर में पूछा है और ये जरूर आएगा। संसाधन से आप क्या समझते हो? संसाधन से आप क्या समझते हो? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे संसाधन कहते हैं। 8वां सवाल है, वर्षा जल संरक्षण किसे कहते हैं? घर की छत पर जल को एकत्रित करके उसे संग्रहण करना, विभिन्न उत्पादों उपयोग में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। जैसे बारिश होती है, हम उस जल को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा टाँके में करते हैं और उसको बाद में उपयुक्त में लेते हैं, पीने में, फसल में, सिंचाई में, जो भी, उसको जल संरक्षण कहते हैं। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 9वां सवाल है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब है लघुत्तरात्मक सवाल। कौन सा सवाल है? लघुत्तरात्मक सवाल।
10वां सवाल है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों अग्रसर हो रही थी? यानी यूरोपीय जो कंपनियां, ब्रिटिश की जो कंपनियां थी, भारत की ओर क्यों आना चाहती थी? तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत के साथ व्यापार में अपार संभावना दिखती थी, भारत के साथ व्यापार की अपार संभावना दिखती थी। यूरोप के बाजारों में भारतीय सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी आदि की जबरदस्त मांग थी और भारत में सस्ती कीमतों पर ये चीज़ें खरीद कर वापस यूरोप में जाकर उन्हें ऊंची कीमतों में बेच दिया जाता था। इसी कारण व्यापारिक संभावना के कारण भारत की ओर अग्रसर हो रहे थे। ब्रिटिश जो कंपनी थी भारत की ओर क्यों आना चाहती, क्योंकि भारत के अंदर सस्ती चीज़ मिलती थी, दालचीनी, लौंग, इलायची, मिर्च, काली मिर्च, दालचीनी जो सस्ती मिलती थी और यूरोपीय देशों में महंगी मिलती थी और यूरोपीय देशों में इसकी मांग ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ से कम दाम में लेकर वहाँ बड़ा मुनाफा कमा रहे थे, इसलिए वहाँ के लोग यहाँ आकर व्यापार करना चाहते थे। 1857 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति वाला प्रश्न है आपके। 1857 का सैनिक विद्रोह का जन विद्रोह बन गया, समझे। जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो सैनिक विद्रोह था, वो जन विद्रोह कैसे बन गया समझाना है। उत्तर है, भारत में सन 1857 में एक सैनिक विद्रोह हुआ जिसमें शीघ्र जन विद्रोह का रूप धारण कर लिया। समाज के विभिन्न तबकों को अंग्रेजी शासन से परेशानी थी, तब सब मानते थे कि उनका सूत्र एक ही है। मई 1857 के शुरू इस विद्रोह ने भारत में कंपनी का अस्तित्व खतरे में डाल दिया। मेरठ से शुरू होकर शीघ्र ही उत्तर भारत के विभिन्न भागों में फैल गया। समाज के विभिन्न तबकों असंख्य लोग इस विद्रोह से जुड़ गए और एक जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। 1857 की क्रांति हुई थी, सैनिक आंदोलन जन विद्रोह हो गया, क्योंकि सब लोग अंग्रेजों से परेशान थे, हर तबका परेशान था, वो सब चाहते थे अंग्रेज यहाँ से भाग जाए। और जैसे 1857 की क्रांति हुई, सैनिक और सब जगह उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, सब जगह विद्रोह फैल गया। 12वां सवाल है, संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। संसाधन के जो आवश्यकता है उसको क्या है, स्पष्ट करना है। संसाधन कई प्रकार होते हैं, जिसमें अधिकांश संसाधन ऐसे होते हैं जिसकी मात्रा सीमित होती है तथा जिन्हें पूरित होने वर्षों लग जाते हैं। यदि विभिन्न संसाधनों का अत्यधिक अनावश्यक उपयोग किया जाए तो समाप्त हो जाएंगे। भावी पीढ़ी के सम्मुख अनेक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। उदाहरण के लिए जल असीमित संसाधन प्रदान होता है, किंतु कई जगह जल संकट उत्पन्न हो गया है, अतः संसाधन का संरक्षण अति आवश्यक है। 13वां सवाल है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर बताना है। धात्विक खनिज और अधात्विक में अंतर क्या है बच्चों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। प्लीज़ आप इस सवाल को याद करिएगा और आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धात्विक खनिज और अधात्विक में अंतर। धात्विक खनिज वे खनिज जिसमें धातु प्राप्त होती है, जैसे लोहा, बॉक्साइट आदि, इसमें समक होती है। धात्विक खनिज में समक होती है, इसको पीटकर पतले चादर के रूप में बनाया जा सकता है। धात्विक खनिज ध्यान रखना, वे खनिज जिसमें धातु प्राप्त होती है वो धात्विक खनिज, इसमें समक होती है, इसको पीटकर पतले चादर के रूप में बनाया जा सकता है। अब अधात्विक खनिज, इन खनिज में धातु प्राप्त नहीं होती, जैसे सोना, पत्थर, ब्रक, इसमें समक भी नहीं होती, ये पीटने से टूट जाते हैं, उनके तार नहीं खींचे जा सकते हैं। 14वां सवाल है, राज्यसभा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो राज्यसभा की भूमिका, राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च द्वितीय संसद है। यह सभा देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। इसके प्रमुख कार्य हैं, राज्यसभा कोई कानून बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है, राज्यसभा कोई कानून बनाने का प्रस्ताव भी पारित कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए जरूरी है कि राज्यसभा की मंजूरी मिल चुकी हो। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानून की समीक्षा करती है, अगर जरूरत हुई तो संशोधन भी कर सकती है। 15वां सवाल है, अधीनस्थ न्यायालय से आशय स्पष्ट, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उसका आपको आशय स्पष्ट करना है। 16वां सवाल है, राजस्थान के मानचित्र को निम्नलिखित बताइए। जो राजस्थान का मानचित्र दिया होगा, वहाँ जयपुर कहाँ है, गंगानगर कहाँ है और उदयपुर कहाँ है, बांसवाड़ा कहाँ है, दौसा कहाँ है। मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। देखो हमने लाइन खींच ली है, तो यहाँ पर गंगानगर है, यहाँ पर जयपुर है, यहाँ पर दौसा है और यहाँ पर उदयपुर है और यहाँ पर बांसवाड़ा है। ऐसे आपको मानचित्र में नाम लिखना और टिक मार्क करना है।
17वां सवाल है साइबर सुरक्षा हमले के 2 प्रकारों का वर्णन कीजिए। साइबर सुरक्षा पर हमला हो जाता है उसके 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला प्रकार है मालवेयर और दूसरा है रैंसमवेयर। तो मालवेयर ये कंप्यूटर की किसी फाइल या फिर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि कंप्यूटर वायरस, वॉर्म और ट्रोजन आदि होता है। और रैंसमवेयर ये होता है, ये एक बड़ा वायरस होता है जो कि अपराधी द्वारा लोगों के कंप्यूटर सिस्टम में हमला कर फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद अपराधी कंप्यूटर या सिस्टम के मालिक को फिरौती या रिश्वत लेता है, उसी के बाद सिस्टम को छोड़ता है। अब आपके आएगा निबंधात्मक बड़े बड़े सवाल। निबंधात्मक सवाल बहुत बच्चों महत्वपूर्ण है और मोस्ट है, और ये आपके लगभग 6 से नंबर के 8 नंबर के आते हैं, तो आपको ध्यान से थोड़ा पढ़ना है और याद करना है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया? इस आंदोलन के दौरान क्या कार्य किए गए? यानी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, इसके आंदोलन के क्या कार्य किए? आपको ये सवाल नहीं आता है तो बंगाल विभाजन पर एक लेख लिखिए, और ये सवाल बहुत मोस्ट है बच्चों, याद रखना। तो मैं आपको असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ा देता हूँ। असहयोग आंदोलन पंजाब के हुए अत्याचारों, खिलाफत के बारे में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाने, स्वराज की मांग हेतु महात्मा गांधी ने 1920 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आंदोलन के दौरान निम्नलिखित कार्य हुए। शीघ्र आंदोलन पूरे भारत में शुरू हो गया। जो असहयोग आंदोलन था पूरे भारत में शुरू हो गया। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों वापस लौटा दिया गया। विधानमंडल का बहिष्कार किया गया। असहयोग आंदोलन के लोगों ने जो अंग्रेजों के द्वारा उपाधियाँ दी गई थी उसको लौटा दी गई और विधानमंडल का बहिष्कार किया गया। स्वदेशी का व्यापक प्रसार हुआ, यानी असहयोग आंदोलन से स्वदेशी प्रचार हुआ, सरकार का काफ़ी प्रचार हुआ और ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया। मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, राजगोपालचारी, आसिफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। आंदोलन स्थिर करना, जब आंदोलन अपने श्रम सीमा पर था तभी फरवरी 1922 में सोरासोरी पुलिस थाने पर हुए हिंसक हमले की घटना से वित होकर गांधी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब 19वां सवाल है, कृषि किसे कहते हैं? कृषि के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, कृषि किसे कहते हैं? कृषि के विभिन्न प्रकार को स्पष्ट कीजिए। और आपको ये सवाल नहीं आता, एक अथवा में आता है सवाल, भूसंकलन किसे कहते हैं? इसके रोकने की विधि को स्पष्ट कीजिए। तो मैं आपको भूसंकलन के बारे में पढ़ा देता हूँ। भूसंकलन सामान्य रूप से सेल, मालबा या दाल से गिरने वाली मिट्टी के वर्धन संचालन को भूसंकलन कहते हैं। ये भूकंप, बाढ़, ज्वाला के कारण होता है। भूस्खलन रोकने की विधियाँ हैं। भूस्खलन वाले स्थान पर आवास निर्माण नहीं करना चाहिए। जो भूस्खलन होता है वहाँ के पास में आवास मकान नहीं बनाना चाहिए। भूमि को खिंचने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना चाहिए। जब भूमि खिसक जाती है तो वहाँ प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना चाहिए। भूस्खलन वाले क्षेत्रों के वनस्पति आवरण की वृद्धि करनी चाहिए। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वन रोपण करना चाहिए। अब 20वां सवाल है, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों के विवेचन कर दिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों ये। भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए। और आपको ये नहीं आता है तो भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो मैं आपको भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण बता देता हूँ। संघवाद, संसदीय शासन पद्धति, शक्तियों का बंटवारा, धर्मनिरपेक्षता। तो मैं आपको थोड़ा विस्तार समझाता हूँ। संघवाद, देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना, प्रत्येक स्तर की सरकार को शक्ति व अधिकार संविधान भी मिलते हैं। संसदीय शासन पद्धति, भारतीय संविधान में संसदीय शासन पद्धति अपनाई गई है। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग स्वयं करते हैं। शक्तियों का बंटवारा, संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तीनों अंग को शासन का पृथक कार्य सौंपा गया है। धर्मनिरपेक्षता, भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। इसमें राज्य का अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। अब 21वां सवाल है, राजस्थान का एकीकरण एक जटिल सुनिर्पूर्ण प्रक्रिया थी, क्यों? वेरी मोस्ट है सवाल बच्चों, ये वेरी मोस्ट है और ये जरूर आएगा। और ये सवाल बच्चों जरूर आएगा, आपको याद करके ही जाना है। और ये नहीं आता है अथवा राजस्थान में 18 संक्रांति कारणों की विवेचना कर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको 18 जो राजस्थान के एकीकरण में जटिल चुनौती थी उसके बारे में आपको पढ़ा देता हूँ। राजस्थान का एकीकरण एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी, क्योंकि दीर्घकाल से अस्तित्व में देशी रियासतों और ठिकानों को एक ही सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के लाना कठिन था।
इन रिश्तानों जनसंख्या, सामाजिक रीति रिवाजों, आर्थिक राजनीतिक भिन्नता थी और कुछ रियासतों में परंपरागत पद्धति प्रशासन का संचालन हो रहा था, कुछ में आधुनिक शासन के मूल्य प्रस्तुत हो रहे थे। इन सभी रियासतों को एक समय में समान राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना करना, समग्र रूप से इनका आर्थिक विकास करना, नई सेवाओं को स्थापित करना, नए नियम बनाना सुनिपूर्ण कार्य थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज जो मैं सवाल लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल थे और बहुत अच्छे से सवाल थे। आप वीडियो को पूरा देखना, पूरा समझना, एक बार समझ में आए तो 2 बार देखना और तैयारी के साथ जाना। और मेरे को एक विश्वास है कि आपके इसमें से ही सवाल आएंगे और आपका पेपर अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत। कल और मिलते हैं सामाजिक विज्ञान पेपर के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइबर ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।